असाइनमेंट प्रॉब्लम या फिर असाइनमेंट मॉडल। देखिए, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है। असाइनमेंट मतलब होता है कि किसी पर्सन को कोई टास्क असाइन करना, किसी पर्सन को कोई काम जो है सौंपना, कार्यभार देना, उसी को असाइनमेंट कहते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जब चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, उसके बाद जब किसी की सरकार बनती है किसी भी पार्टी की, तो वो सरकार क्या करती है, वो जो पार्टी क्या करती है, वो अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं, जो मिनिस्ट्री होती है, उनको क्या करती है, अलग अलग सांसदों को डिवाइड करती है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है कोई और संभालेगा, एचआरडी मिनिस्ट्री कोई और संभालेगा, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कोई और संभालेगा। यानी कि अलग अलग सांसदों को अलग अलग मिनिस्ट्री जो है दी जाती है, और फिर उसके कार्य जो होते हैं, जो भी उसमें टास्क परफॉर्म करने होते हैं, वर्क होता है, वो सांसद पर्टिकुलरली जो है परफॉर्म करता है। इसी तरीके से सपोज है कि आप जो है अपने फ्रेंड का जो है बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो 4-5 लोग हैं, वो अपने फ्रेंड के बर्थडे को सेलिब्रेट कर देते हैं, उसके लिए ऑर्गेनाइज करना है। तो आप क्या करते हो कि आप काम को असाइन कर लेते हो, आप डिवाइड कर लेते हो। यानी कि जो मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए जो है बाहर से जाएंगे, बैलून्स लेके आएंगे, फिर डेकोरेटिव आइटम लाएंगे। जो मिस्टर बी हैं, वो जो डेकोरेटिव आइटम होगा उसको, जो भी टेबल है या फिर रूम है, उसको जो है डेकोरेट करेंगे। मिस्टर सी हैं, वो केक लेके आएंगे, ठीक है। मिस्टर डी है, वो म्यूजिक सिस्टम का इंतजाम करेंगे। तो यानी आपने यहाँ पे क्या किया कि अलग अलग पर्सन को टास्क असाइन कर दिया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट कहते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा अपने कॉलेज में क्या होता है कि वहाँ पे जो आपके पास बहुत सारी फैकल्टीज़ होती है, 6 सब्जेक्ट हैं, 6 फैकल्टी होंगी। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि किस फैकल्टी को कौन सा सब्जेक्ट असाइन किया जाए, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट किस फैकल्टी को असाइन करें जिससे कि रिजल्ट जो है वो अच्छा आए। सभी फैकल्टी सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकती हैं, लेकिन प्रेफरेंस इस चीज़ पे दी जाती है, फोकस इस चीज़ पे होता है कि किस फैकल्टी को कौन सा सब्जेक्ट दिया जाए जिससे कि ज़्यादा मार्क्स आएंगे। पास तो करवाने का कोई भी करवा सकता है, लेकिन ज़्यादा मार्क्स आए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए, तो इस तरीके से असाइनमेंट की जानी चाहिए। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम यही है यहाँ पे। असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से जॉब है, जो काम है, वो किसी पर्सन को असाइन किया जाए जिससे कि बेस्ट रिजल्ट आए, या फिर जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो। अगर प्रॉफिट की बात करें तो मैक्सिमाइज हो, और अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मिनिमाइज हो। क्लियर। तो आप जैसे 4 मशीन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और 4 वर्कर हैं, एक मशीन पे एक वर्कर काम कर सकता है, तो किस वर्कर को किस मशीन पे भेजा जाए जिससे कि कम कॉस्ट में और ज़्यादा जो है बेनिफिट जो है वो जनरेट किया जा सके। तो दैट इज़ असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम या फिर मॉडल क्या है, ये एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। क्या है, एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, वेयर द गिवन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू एन इक्वल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो हम जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे जो है असाइन करते हैं। यानी एक पर्सन को जॉब 1 पे, दूसरे पर्सन को जॉब 2 पे, तीसरे पर्सन को जॉब 3 पे। तो इस तरीके से असाइन करना है जिससे जो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है असाइनमेंट का, या फिर जो टोटल डिस्टेंस हो रहा है, या फिर जो टाइम है वो मिनिमाइज हो रहा हो, या फिर जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो रहा हो। सपोज करिए कि 4 मेन हैं, 4 मेन्स आर अवेलेबल फॉर वर्क ऑन 4 सेपरेट जॉब। 4 अलग अलग जॉब है और 4 मेन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब एक मशीन पे, एक जॉब पे कोई एक ही पर्सन जो है काम कर सकता है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहीं पे प्रॉब्लम है कि किस तरीके से असाइनमेंट किया जाए, किस तरीके से डिफरेंट मैन को अलग अलग जॉब पे लगाया जाए जिससे कि जो टोटल कॉस्ट है असाइनमेंट की वो मिनिमाइज हो सके। या फिर अगर डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस कवर हो, या फिर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मिनिमम टाइम में उस काम को परफॉर्म किया जा सके। और अगर वहीं पे प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किस तरीके से लोगों को हम जॉब असाइन करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो यही चीज़ असाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाती है। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज द टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट पॉसिबल असाइनमेंट ऑफ टास्क फ्रॉम ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव। क्लियर। तो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, उसमें से आपको बेस्ट पॉसिबल असाइनमेंट ऑफ टास्क जो है वो सिलेक्ट करना होता है। वही चीज़ असाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाती है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, तो द प्रॉब्लम ऑफ असाइनमेंट राइजेज बिकॉज द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल सच एज मैन, मशीन एटसेट्रा हैव वेरी डिग्री ऑफ एफिशिएंसी फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। यानी कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसको परफॉर्म करने के लिए जो भी मैन अवेलेबल हैं, जो भी मशीनरी अवेलेबल है, उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आपको उनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे जो है असाइन करना है कि जिससे वो कम टाइम में, कम कॉस्ट में किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो अब यहाँ पे जो फैकल्टी वाला एग्जांपल लिया था कि फैकल्टी सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, जिसमें उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है और उस सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ा देते हैं कि स्टूडेंट जो है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है। तो इसीलिए क्या होता है कि सभी फैकल्टीज़ को सारे सब्जेक्ट ना पढ़ाकर बल्कि
एक फैकल्टी को पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वहाँ पे असाइन किया जाता है, दूसरे को दूसरा सब्जेक्ट असाइन किया जाता है। क्लियर। तो एफिशिएंसी अलग अलग है, इसीलिए जो है यहाँ पे हमारे पास जो टास्क होता है वो ये होता है कि हम बेस्ट असाइनमेंट करें टास्क का, जिससे कि बेस्ट रिजल्ट जो है वो हमें मिले। देयरफॉर द कॉस्ट, प्रॉफिट और टाइम ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो डिफरेंट। तो भाई एफिशिएंसी अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एफिशिएंसी अलग है, तो इसलिए किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में जो भी कॉस्ट आ रही है, जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा या फिर जो भी टाइम लग रहा होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक पर्सन एक ही काम को जो है 5 मिनट में कर रहा है, वहीं पे दूसरा पर्सन उसी काम को हो सकता है कि 10 मिनट में कर रहा हो, क्योंकि एफिशिएंसी क्या है, अलग है। तो अब आपको यहाँ पे इस तरीके से असाइन करना है कि जो वो टास्क है वो कम से कम टाइम में जो है वो कंप्लीट किया जा सके। क्लियर। दिस इज द प्रॉब्लम इज हाउ शुड द असाइनमेंट बी मेड सो एज टू ऑप्टिमाइज द गिवन ऑब्जेक्टिव। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है कि टाइम कम करना है, कॉस्ट कम करना है, या फिर जो है आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके, इस तरीके से असाइनमेंट करना है। इस तरीके से लोगों को टास्क असाइन करना है, मशीनरी को जॉब असाइन करना है। दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्लियर। आपको जो है क्या होता है क्वेश्चन में कि इस तरीके से आपको जो है एक टेबल दे दिया जाएगा, यहाँ पे आपको जो है वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 है, और जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 है, और आपको सामने जो है यहाँ पे टाइम हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, जो भी यहाँ पे जो आपको 15, 9, 10 ये जब दिख रहे हैं ये कॉस्ट हो सकता है कि वर्कर 1 को अगर जॉब 1 पे असाइन करेंगे तो 15 कॉस्ट आएगी, वर्कर 1 को जॉब 2 पे असाइन करेंगे तो 10 कॉस्ट आएगी, इसी तरीके से वर्कर 2 को जॉब 3 पे असाइन करेंगे तो 10 कॉस्ट आएगी। तो आपको जो है कॉस्ट दे दिया। अब आपको इसी टेबल से ये बताना है कि किस वर्कर को कौन सा जॉब असाइन किया जाए जिससे कि कम से कम कॉस्ट आएगी। तो वर्कर 1 को जॉब 1 असाइन करें, या वर्कर 2 को जॉब 3 असाइन करें, या फिर वर्कर 3 को जॉब 2 असाइन करें। तो इसी को फाइंड आउट करना कि किस वर्कर को कौन सा जॉब असाइन किया जाए, इसी को असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे एनुमरेशन मेथड है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड है, और वहीं पे चौथा है हंगेरियन मेथड। तो आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट मेथड है असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो है हंगेरियन मेथड। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। बात कर लें एप्लीकेशन की, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम की क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे जो फैक्ट्री ऑर्डर्स आते हैं उसको असाइन करना कि कौन से ऑर्डर को किस मशीन पे भेजना है। मशीन एलोकेशन फॉर ऑप्टिमम स्पेस यूटिलाइजेशन, यानी कि मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन करना हो तो इस तरीके से हम कैसे मशीन को एलोकेट करें। सेल्समैन असाइनमेंट टू डिफरेंट सेल्स एरिया, अलग अलग सेल्स टेरिटरीज होती हैं, तो किस सेल टेरिटरी में, किस सेल्स एरिया में किस सेल्स पर्सन को हम असाइन करें जिससे कि हमारा सेल्स प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। एम्प्लॉय असाइनमेंट टू मशीन, किस एम्प्लॉय को कौन सी मशीन पे जो है हम असाइन करें जिससे कि कॉस्ट कम हो, टाइम कम हो, या फिर जो है प्रॉफिट जनरेट ज़्यादा हो वहाँ से। असाइनमेंट ऑफ टीचर्स टू सब्जेक्ट ऑफ क्लासेस, किस टीचर को कौन सा सब्जेक्ट दिया जाए, किस टीचर को किस क्लास को असाइन किया जाए, कौन सी क्लास को पढ़ाए, कौन सी क्लास का वो जो है क्लास टीचर हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, असाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, और यहाँ पे असाइनमेंट जो हंगेरियन मेथड होता है उसका यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज़ हंगेरियन मेथड। तो हंगेरियन मेथड में क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए हंगेरियन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो हंगेरियन एल्गोरिथम का मतलब क्या हो गया कि जब आप हंगेरियन मेथड का यूज़ करके असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या है कि प्रिपेयर द असाइनमेंट टेबल और अरेंज द डेटा इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है, वर्कर्स दिए गए होंगे, जॉब दिया गया होगा, मशीन दिया होगा, तो जो भी आपको डेटा दिया गया है उसको जो है उसका यूज़ करके असाइनमेंट टेबल बनाइए, मैट्रिक्स फॉर्म में बनाइए। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म, या फिर इसको हम असाइनमेंट टेबल कहते हैं, इस तरीके से आपको जो है पहले टेबल बनाना होगा। क्लियर। नॉर्मली जो है क्वेश्चन पेपर्स में आपको टेबल बनाया ही मिल जाता है, तो आपको जो है इस तरीके से टेबल बनाना है। उसके बाद फिर स्टेप 2 आना है। स्टेप 2 में क्या है कि आपको ये चेक करना है कि क्या ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, यानी कि जो आपको टेबल दिया गया था क्या वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, यानी कि वहाँ पे जो है मैक्सिमाइज करने की बात हो रही है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की, या फिर मिनिमाइज करने की बात हो रही है। तो इज इट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो अगर आंसर है नो, यानी कि वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो आपको जो है अगले स्टेप पे जाना है। क्लियर। और अगर वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, अगर जो आपके पास मैट्रिक्स आया वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इफ यस देन कन्वर्ट इट इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो आपको जो है पहले उसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो जाइए
मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो एज इट इज़ आप आगे स्टेप पे चलिए। अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो पहले आप उसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करिए। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट ऑल द वैल्यूज इन द मैट्रिक्स फ्रॉम द लार्जेस्ट वैल्यू इन द मैट्रिक्स, यानी कि आपको पास साथ में जो भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में जो सबसे बड़ा वैल्यू है उस वैल्यू से सभी वैल्यूज़ को, जो बाकी वैल्यूज़ हैं और वो उसको माइनस करिए, तो फिर आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास एक मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स आ जाएगा। अब सपोज कि यहाँ पे क्या है, ये आपके पास सामने जो है आपके पास टेबल दिया गया है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इस टेबल में देख रहे होंगे तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 15 ही है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। अब 15 में से सभी एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए, क्लियर। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास मिनिमाइजेशन वैल्यूज आ जाएंगी, क्लियर। तो सब्ट्रैक्ट ऑल द वैल्यूज इन द मैट्रिक्स फ्रॉम द लार्जेस्ट वैल्यू इन द मैट्रिक्स, आप जो है मिनिमाइजेशन हो जाएगा अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो। अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो एज इट इज़ आपको मूव ऑन करना है स्टेप 3 पे। तो स्टेप 3 क्या है, आपको यहाँ पे ये पूछना है कि इज इट अ बैलेंस प्रॉब्लम, यानी कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो आपके पास मैट्रिक्स आई है मिनिमाइजेशन के बाद या फिर ऑलरेडी मिनिमाइज थी, तो वहाँ वो क्या बैलेंस प्रॉब्लम है। बैलेंस प्रॉब्लम कहने का मतलब कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल है कि नहीं है, क्लियर। तो इफ यस यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन मूव टू नेक्स्ट स्टेप, यानी कि अगले स्टेप पे आप जाइए, क्लियर। अगर रोज और कॉलम इक्वल नहीं है तो इफ़ नो देन ऐड डमी रो और कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो आपको डमी रो या फिर डमी कॉलम ऐड करना होगा, यानी कि जो भी कम पड़ रहा है। अगर सपोज कि 6 कॉलम है 5 रो है तो 5 रो में आपको एक रो और ऐड करना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं डमी रो। नॉर्मली जो इसमें एलिमेंट होते हैं वो 0 0 ही हम रखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि रोज़ हैं 6 रोज़ हैं लेकिन कॉलम 5 ही हैं, ए बी सी डी ये 5 हो गए 4 हो गए, लेकिन जो रोज़ हैं F1 F2 F3 F4 F5 F6 तो ये 6 रोज़ हैं। तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल नहीं है। तो आपको इस केस में क्या करना कि 2 डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 2 डमी कॉलम ई और एफ के नाम से जो है 0 0 एलिमेंट देकर आप वहाँ पे ऐड कर दोगे। तो अब क्या हो गया, आपका ये जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड हो गया। तो हंगेरियन मेथड में आपके सामने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम आएंगे, तो आपको ये चेक करना है कि बैलेंस है या फिर अनबैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको डमी रो या डमी कॉलम ऐड करके बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्लियर। तो पहले आपने देखा कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइजेशन है तो उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, और अगर मिनिमाइजेशन है तो आप इस स्टेप पे आ जाएंगे, चेक करेंगे कि बैलेंस प्रॉब्लम है कि अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अगर अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है तो उसको आप जो है डमी रो डमी कॉलम करके यूज़ करके आपको जो है बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्लियर। देन नेक्स्ट स्टेप है आपको कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल आपको बनाना है। फाइंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर रिड्यूस कॉस्ट टेबल। तो यहाँ पे 2 आपको स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। इस स्टेप में सब स्टेप है 2 स्टेप। तो रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो फ्रॉम ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट रो। यानी कि यहाँ पे आपको करना है, सपोज कि रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 ऐसे करके हैं। तो रो 1 में आपको देखिए पहले, तो रो 1 में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उस एलिमेंट को उस रो के सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्लियर। इसी तरीके से रो 2 में जाना है, तो रो 2 में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उस एलिमेंट को सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। रो 3 में जाइए, रो 3 में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसी तरीके से कॉलम के साथ भी करना है, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच कॉलम फ्रॉम ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। कॉलम 1 को जाइए, कॉलम 1 में जो आपका मिनिमम एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को उस कॉलम के सभी एलिमेंट से सेपरेट कर दीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको सामने एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, ठीक है। तो कॉलम है, आपको रोज है, तो आपको क्या करना है, रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल बनाना है, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप पहले सभी रोज के मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो रोज 1 का जो मिनिमम वैल्यू है 2 है, रो 2 का मिनिमम वैल्यू 3 है, रो 3 का 4 है और रो 5 का जो है 3 मिनिमम वैल्यू है। आप क्या करोगे, जो 4 2 5 7 है इसको जो है 2 को माइनस करोगे, 4 2 5 7 में से 2 को माइनस करोगे, फिर जो आएगा उसको एज इट इज उसी सेल में आप रख दोगे। तो आप यहाँ पे देखें कि कुछ इस तरीके से आएगा, 4 से 2 लेस किया 2 आ गया, 2 से 2 को लेस किया 0 आएगा, 5 से 2 को लेस किया 3 आया और 7 से 2 को लेस किया 5 आ गया, तो ये रो 1 हो गया। इसी तरीके से रो 2 में मिनिमम वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो 8 से 3 को लेस किया 5 आया, 3 से 3 को लेस किया 0 आया, 10 से 3 को लेस किया 7 आया और 8 से 3 को लेस किया 5 आया। इसी तरीके से रो 3 में आप देखेंगे तो रो 3 में क्या है कि 12 है, तो 12 मिनिमम वैल्यू 4 है, तो 12 से 4 को लेस किया 8 आया, 5 से 4 को किया 1 आया, 4 से 4 को किया 0 आया, 5 से 4 को किया 1 आया। इस तरीके से रो 4 में मिनिमम वैल्यू 3 थी, तो 3 को सभी उस रो से माइनस करना है, तो 6 से 3 आया, 3 से 3 को किया 0 आया, 7 से 4 3
7 से 3 को लेस किया 4 आया, और 14 से 3 को लेस किया 11 आ गया। तो ये आपके सामने नया रिड्यूस कॉस्ट टेबल आ गया। लेकिन अभी आपने सिर्फ रो वालों को किया है, अभी आपने कॉलम को नहीं किया। तो अब आपको क्या करना है, अब ये जो नया टेबल आया है इसमें जो कॉलम का, हर कॉलम का जो मिनिमम नंबर होगा उसको आपको एलिमेंट होगा उसको पॉइंट आउट करना है। तो कॉलम का, हर कॉलम का यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट क्या है, तो कॉलम 1 का देखेंगे तो 2 मिनिमम है, कॉलम 2 में 0 मिनिमम है, कॉलम 3 में 0 है, और कॉलम 4 में 1 है। तो कॉलम 1 में 2, कॉलम 2 में 0, कॉलम 3 में 0 और कॉलम 4 में 1 है। तो अब क्या करना है कि जो कॉलम 1 के एलिमेंट्स हैं उनमें से जो मिनिमम एलिमेंट है कॉलम 1 का उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसी तरीके से हर कॉलम के साथ करना है। तो आपके सामने नया टेबल आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कॉलम 1 में जो मिनिमम एलिमेंट था 2 था, तो 2 से 2 को लेस किया 0, 5 से 2 को लेस किया 3, 8 से 2 को लेस किया 6, और 3 से 2 को लेस किया 1 आया। तो इस तरीके से सभी कॉलम को आप कर लेंगे। तो ये जो आपके सामने नया टेबल आया यही क्या है, रिड्यूस कॉस्ट टेबल है। क्लियर, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल है। अब इसके बाद इस रिड्यूस कॉस्ट टेबल जो आपके पास आया है इस पे जो है नेक्स्ट स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप है, मेक द असाइनमेंट रो वाइज दैट हैव द ओनली 1 0, यानी कि मार्क द 0 बाई स्क्वायर एंड एलिमिनेट द रो बाई ड्राइंग वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो आपके पास रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल आया है, ठीक है, पहले रो वाला माइनस किया, फिर जो है आपने कॉलम वाला एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट को सभी कॉलम वाले से माइनस किया, उसके बाद जो आपके पास रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल आ गया, उस रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल में पहले आपको रो वाइज स्कैन करना है। तो पहले रो को देखिए, अगर कोई जीरो है वहाँ पे, एक जीरो है, यानी कि रो वाइज चेक करिए, अगर एक जीरो है उस रो में, ठीक है, तो आप उसको स्क्वायर कर दीजिए और फिर वहाँ पे क्या करना है आपको, एक वर्टिकल लाइन खींच देना है। रो में एक जीरो है तो उस जीरो को स्क्वायर करना है और वहीं पे वर्टिकल लाइन खींच देना है। इसी तरीके से रो 2 में जाना है, चेक करना है, एक जीरो है तो उसको स्क्वायर करना है, वर्टिकल लाइन खींच देना है। ऑलरेडी अगर वर्टिकल लाइन खींच गई है, उसके ऊपर से वर्टिकल लाइन क्रॉस हुई है तो उसको फिर आपको कंसीडर नहीं करना है। इसी तरीके से रो 3 में देखना है, एक जीरो है तो उसको स्क्वायर करिए और वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। याद रहे कि अगर किसी रो में 2 जीरो है तो आपको उस रो को स्किप कर देना है। इसी तरीके से फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलम के साथ करना है। रिपीट द सेम प्रोसेस कॉलम वाइज। क्लियर, इफ देयर इज 2 0 इन एनी रो और कॉलम देन स्किप दैट रो और कॉलम, यानी कि अगर किसी रो या कॉलम में 2 जीरो है तो उस रो या कॉलम के जो 2 जीरो होंगे उनको आपको स्क्वायर नहीं करना, ना ही आपको कोई वर्टिकल लाइन खींचनी होगी, ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन। कॉलम वाइज जब आप स्कैन करेंगे तो एक कॉलम है, उस कॉलम में एक जीरो है तो वहाँ पे उस जीरो को स्क्वायर करेंगे और फिर वहाँ पे कैसी लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। तो सपोज कि आपके सामने ये रिड्यूस कॉस्ट टेबल या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल आ गया है, ठीक है। आपने क्या किया कि रो वाले मिनिमम एलिमेंट को माइनस किया, कॉलम वाले मिनिमम एलिमेंट को माइनस करके आपने ये रिड्यूस कॉस्ट टेबल बना लिया। अब जो है आपको रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग करनी है। तो रो स्कैनिंग में आप देखेंगे पहले रो 1 को, तो रो 1 में क्या कोई जीरो है, तो यस जीरो है। रो 1 और कॉलम 1 वाले सेल में जीरो है और एक ही जीरो है, तो आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है और एक वर्टिकल लाइन कुछ इस तरीके से खींच देना है। क्लियर, आपको यहाँ पे एक जीरो असाइन हो गया। इसी तरीके से अब जो है दूसरा रो स्कैन करना है। तो दूसरे रो स्कैन करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे क्या कि 2 जीरो है, वहाँ पे कितने हैं, 2 जीरो हैं। तो आपको क्या करना है, उस रो को स्किप कर देना है और आपको कहाँ जाना है, रो 3 में जाना है। रो 3 में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक जीरो है। क्लियर, तो आप क्या करोगे, इसको जो है स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने के बाद एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींच दोगे। क्लियर, अब जो है रो स्कैनिंग कंप्लीट हो गया। रो 1 में एक जीरो मिला था, आपने उसको स्क्वायर किया और जो है आपने वर्टिकल लाइन खींच दी। रो 2 में 2 जीरो थे, आपने उसको स्किप कर दिया। रो 3 में एक जीरो था, आपने उसको स्क्वायर किया और आपने जो है वर्टिकल लाइन खींच दी। अब जो है आपके पास रो खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, कॉलम स्कैनिंग करना है। तो कॉलम 1 कॉलम 2 ऑलरेडी कट हो चुका है, तो आपको कहाँ जाना है, सीधे कॉलम 3 पे जाना है। तो कॉलम 3 में आप देखेंगे तो वहाँ पे यस उस कॉलम में एक जीरो है, तो उस जीरो को क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है। क्लियर, यहाँ पे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है। तो ये आपका जो है आपने स्टेप 5 कंप्लीट कर लिया। अब जो है आपको क्या करना है, स्टेप 6 जाना है। स्टेप 6 क्या है कि इज द नंबर ऑफ असाइनमेंट, यानी कि जो जीरो आपने स्क्वायर में किया है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज और कॉलम। तो यहाँ पे ये आपको देखना है कि जो भी आपने रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल में जीरो को स्क्वायर किया है क्या वो इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है कि नहीं है। अगर है तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है, आपको फर्दर कोई भी स्टेप परफॉर्म नहीं करना है, आपको जो है असाइनमेंट हो चुका है आपका। लेकिन अगर नहीं है, यानी कि जो जीरो आपने स्क्वायर में किए हैं वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम के इक्वल नहीं है, तो उस केस में फिर आपको जो है अगला स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने आ गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रो 1 में जीरो है, रो 2 में एक जीरो साइन हो गया और रो 3 में एक जीरो साइन हो गया। यानी कि यहाँ पे 3 जीरो जो है वो असाइन हो चुके हैं और यहाँ पे 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम। तो यानी कि आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन अचीव हो चुका है, यहाँ पे ऑप्टिमम सोल्यूशन आ चुका है, आपको फर्दर कोई स्टेप परफॉर्म नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर ऑफ असाइनमेंट जो है, यानी कि जो जीरो थे
स्क्वायर में वो इक्वल नहीं थे। सपोज कि 2 ही जीरो स्क्वायर में होते और नंबर ऑफ कॉलम या फिर नंबर ऑफ रो 3 है तो इक्वल नहीं हुए, तो उस केस में फिर आपको ये स्टेप जो है नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज स्टेप 7। यहाँ पे क्या करना है कि इफ नंबर ऑफ असाइनमेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम देन चूज द स्मॉलेस्ट नंबर नॉट कवर्ड थ्रू लाइन। यानी कि आपको जो एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स असाइनमेंट करने के बाद जो एलिमेंट्स जो है जिनके ऊपर से लाइन पास नहीं हुई है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को चूज करना है। क्लियर। उसके बाद फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट, यानी कि फिर उस मिनिमम एलिमेंट के अलावा जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है जिनके ऊपर से लाइन नहीं गया है उसमें से उस एलिमेंट को माइनस करिए। और साथ ही साथ जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का, जिस भी एलिमेंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है उस इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट पे जो आपने मिनिमम एलिमेंट उठाया है उसको ऐड करिए। क्लियर। ऐड दिस नंबर एट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस। क्लियर। अगर है तो, अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो आपको छोड़ देना है। कीप द रिमेनिंग एलिमेंट एज इट इज इन रिवाइज रिड्यूस टेबल। फिर आपको क्या करना है, रिवाइज रिड्यूस टेबल आपको बनाना होगा। क्लियर। तो जिसके ऊपर से लाइन गई है और इंटरसेक्शन नहीं है उस एलिमेंट को एज इट इज रख देना है। जिसके ऊपर से लाइन गई है और इंटरसेक्शन है वहाँ पे जो आपने मिनिमम एलिमेंट उठाया था उसको ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसको लिख देना है। और फिर जो बाकी अनकवर्ड एलिमेंट थे उसको मिनिमम नंबर से माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको आपको रख देना। तो आपके पास पूरा रिड्यूस टेबल दोबारा से आ जाएगा, रिवाइज रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल आ जाएगा। और फिर से आपको जीरो को असाइन करना होगा वहाँ पे, जो स्टेप 6 था आपको दोबारा से परफॉर्म करना होगा। क्लियर। स्टेप 5 जो था वो दोबारा से आपको परफॉर्म करना होगा। तो ये जो है पूरा हंगेरियन का एल्गोरिथम है। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मैट्रिक्स टेबल बनाना है। उसके बाद फिर आपको ये देखना कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। उस टेबल में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको, उससे जो है सभी एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, आपका मिनिमम टेबल आ जाएगा। फिर मिनिमाइजेशन जब आ जाएगा उसके बाद आपको ये चेक करना है कि बैलेंस्ड प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर बैलेंस्ड है तो ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है तो आपको डमी रो या फिर डमी कॉलम को ऐड करके उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल आपको जो है बनाना है। तो वहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले रो को देखना है। हर रो में जो मिनिमम एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को उस रो के सभी एलिमेंट से माइनस कर देना है। और इसी तरीके से कॉलम वाइज भी आपको करना है कि कॉलम में जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा उसको जो है उस कॉलम से के बाकी एलिमेंट से माइनस कर देना है। उसके बाद फिर आपके पास क्या आ जाएगा, रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद फिर जो है आपको रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग करनी है। रो स्कैनिंग यानी कि पहले रो को देखिए, उस रो में अगर 1 0 है तो उसको स्क्वायर करिए और वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। दूसरे रो में देखिए कोई अगर 1 0 है तो उसको स्क्वायर करिए और वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। इसी तरह से कॉलम वाइज करिए। और आपको फिर चेक करना है कि क्या जितने जीरो आपने स्क्वायर किया यानी कि असाइन किए हैं क्या वो इक्वल टू रो और कॉलम है। अगर है तो ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव हो चुका है, अगर नहीं है तो फिर उस केस में आपको जो है रिवाइज रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल आपको बनाना पड़ेगा। जहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे सबसे पहले जो अनकवर्ड है यानी कि जिसके ऊपर से लाइन नहीं गया है उसमें से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उस मिनिमम वैल्यू को बाकी अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है। और उसके बाद फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ जिन भी एलिमेंट के ऊपर से क्रॉस हुआ है यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दोनों पास हो रही है वहाँ पे ऐड करना है। और फिर आपके सामने रिवाइज कॉस्ट टेबल आ जाएगा। और फिर से जो है आपको क्या करना होगा, फिर से जो है रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग आपको करनी होगी ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये पूरा हंगेरियन एल्गोरिथम है। तो हमने हंगेरियन एल्गोरिथम डिस्कस कर लिया जहाँ पे हमने देखा कि हंगेरियन मेथड में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसको परफॉर्म करके आप असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है हंगेरियन मेथड का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन है कि असाइन द प्रोग्रामर्स टू द प्रोग्राम इन सच अ वे दैट द टोटल कंप्यूटर टाइम इज़ मिनिमम। यानी कि यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स डेवलप किए जाने हैं, प्रोग्रामर हैं। क्लियर। तो किस प्रोग्रामर को कौन सा प्रोग्राम दिया जाए जिससे कि उस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो कंप्यूटर टाइम लगेगा, कंप्यूटर पे टाइम लगेगा वो मिनिमम रहे। क्लियर। तो अलग अलग प्रोग्रामर के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। यानी कि अगर प्रोग्रामर जो है वो पहला प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्रामर ए है वो पहला प्रोग्राम बनाता है तो 120 मिनट लगेंगे। प्रोग्रामर बी है वो पहला प्रोग्राम बनाता है तो 100 मिनट लगेंगे। इस तरीके से जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आपको दिया है। तो आपको असाइन करना है क्या, प्रोग्राम्स को अलग अलग प्रोग्रामर को, जिससे कि कम से कम टाइम में कंप्यूटर टाइम पे जो है वो टास्क कंप्लीट किया जा सके। क्लियर। तो हम एल्गोरिदम जो हमने डिस्कस किया हंगेरियन का उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक एक स्टेप फॉलो करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये चेक करना है कि इज इट अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है? तो नहीं, ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी आपने पीछे क्वेश्चन में देखा कि क्या करना है आपको, कंप्यूटर टाइम इज़ मिनिमम। आपको मिनिमम करना है टाइम को, कम से कम टाइम को अलॉट करना है। क्लियर। तो यहाँ पे ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो अब अगला स्टेप आप क्या क्या है,
आपको ये देखना है कि क्या ये बैलेंस प्रॉब्लम है कि नहीं है। इज इट अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो बैलेंस प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, यानी कि ये क्या है, ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अगर ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम नहीं होता, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते, तो आप क्या करते, डमी रोज या फिर डमी कॉलम, यानी जो भी चीज़ कम होती, रो कम था तो डमी रो, कॉलम कम था तो डमी कॉलम जो है आप यहाँ पे यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है ये बैलेंस प्रॉब्लम है, यहाँ पे अनबैलेंस प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी डमी रो डमी कॉलम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगला स्टेप आता है, आपको रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करना है। क्लियर। आपने सबसे पहले देखा कि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने देखा कि ये बैलेंस प्रॉब्लम है कि नहीं है। आपने देखा कि बैलेंस प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हैं। अब आपको जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल जो है वो डेवलप करना है। तो यहीं पे थोड़ा सा क्रिटिकल होने लगता है जो ये स्टेप्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको रो का जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको उस रो के बाकी एलिमेंट से माइनस करना है, इसी तरीके से सभी रो में। फिर सेम प्रोसेस कॉलम में भी अप्लाई करना है। तो आपके सामने ये जो है ये टेबल दिया गया था जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे रो 1, रो 2 और रो 3 और कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना है कि रो 1 का जो है आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो क्या है 120, 100 और 80। तो मिनिमम वैल्यू क्या है 80। इसी तरीके से रो 2 का मिनिमम वैल्यू क्या है 80 और इसी तरीके से रो 3 का जो मिनिमम वैल्यू क्या है वो 110 है। क्लियर। आपने क्या किया, रो के मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है कि जो आपने हर रो का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया है उस रो के सभी एलिमेंट से उस रो के मिनिमम वैल्यू को माइनस करना है। तो यानी कि रो 1 है तो रो 1 में पहला एलिमेंट क्या है 120, तो 120 माइनस 80। रो 1 में दूसरा एलिमेंट है 100, तो 100 माइनस 80। रो 1 में तीसरा एलिमेंट है 80, तो 80 माइनस 80। फिर जो वैल्यू आएगी आपको जो है उसको दूसरे टेबल में बना के रखना होगा। तो कुछ इस तरीके से। तो आपने क्या किया, एक टेबल और बना लिया। अब जो है पहला एलिमेंट क्या है 120, रो 1 का मिनिमम वैल्यू क्या है 80 और रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है 120, तो 120 माइनस 80 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 40। तो आप जो है पहले कॉलम में क्या लिख देंगे 40। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट क्या है 100 और मिनिमम वैल्यू क्या है 80, तो 100 माइनस 80 तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 लिख देंगे। इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट है 80, तो 80 माइनस 80 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से सभी रो को जो है आपको उसके मिनिमम उस रो में जो भी एलिमेंट है उसके मिनिमम एलिमेंट को माइनस कर देना है। तो सेकेंड रो में देखेंगे, रो 2 में मिनिमम वैल्यू क्या है 80, तो 80 माइनस 80 0, 90 माइनस 80 10 और 110 माइनस 80 30 हो जाएगा। इसी तरीके से रो 3 में देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या है 110, तो 110 में से 110 माइनस करेंगे 0, 140 में से 110 माइनस करेंगे 30 और 120 में से 110 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपने क्या किया कि रो वाला काम कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरीके से कॉलम में कंप्लीट करना है। तो आपने जो नया रो बनाया तो आपका कुछ तरीके से नया रो आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है। यानी कि जो रिड्यूस कॉस्ट टेबल थी और रो वाला एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद ये जो है आपके सामने आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे जो है ये जो नया टेबल आया है इसमें जो नया मैट्रिक्स आया है इसमें से हर कॉलम का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। तो कॉलम ए का मिनिमम वैल्यू क्या है 0, कॉलम बी का 10 और कॉलम सी का 0 हो जाएगा। क्लियर। तो हर कॉलम का आपने मिनिमम वैल्यू निकाल लिया। अब जो है इस मिनिमम वैल्यू को सभी कॉलम के एलिमेंट से माइनस कर दीजिए। फिर आपके सामने एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा जिसको हम कहेंगे रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, टेबल सिमिलरली बनाना है। 40 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसी तरीके से 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। क्लियर। तो कॉलम ए कंप्लीट। अब कॉलम बी में आना है। कॉलम बी का जो मिनिमम वैल्यू क्या है 10 है। क्लियर। तो 10, 20 माइनस 10 10 आ जाएगा, 10 माइनस 10 0 आ जाएगा और 30 माइनस 10 20 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉलम सी का मिनिमम वैल्यू क्या है 0, तो सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी 0, 30 और 10। क्लियर। तो ये आपके सामने क्या आ गया रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि जो रो 1 का मिनिमम वैल्यू था उसको रो 1 के बाकी एलिमेंट से उस मिनिमम वैल्यू को माइनस किया। रो 2 के मिनिमम वैल्यू को रो 2 के एलिमेंट से माइनस किया। रो 3 के मिनिमम वैल्यू को रो 3 के एलिमेंट से माइनस किया। फिर आपने कॉलम 1 की मिनिमम वैल्यू को कॉलम 1 के एलिमेंट से माइनस किया। कॉलम 2 की वैल्यू को कॉलम 2 के एलिमेंट से माइनस किया। कॉलम 3 के जो मिनिमम वैल्यू थी उसको कॉलम 3 के एलिमेंट से माइनस किया और आपके सामने ये जो है रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल आ गया इस तरीके से। क्लियर।
तो 40 10 0 0 0 30 0 20 10 ये आपके पास आ गया। अब अगला काम क्या है, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको क्या करना है कि असाइनमेंट करना है किसका, ज़ीरो का, यानी कि रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग करनी है, जो कि हमने हंगेरियन एल्गोरिथम को डिस्कस करते हुए डिस्कस किया था। तो सबसे पहला क्या है, पहला रो आपको क्या करना है, पहले रो स्कैनिंग करना है फिर कॉलम स्कैनिंग करना है। तो रो स्कैनिंग में आप देखेंगे कि पहला रो क्या है, पहले रो में 40 10 और ज़ीरो है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक ज़ीरो है। तो आप क्या करोगे, इस जीरो को स्क्वायर में रख लोगे और यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच दोगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं लगाया, लेकिन आपको जो है स्क्वायर बॉक्स के अंदर जीरो को कर देना है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रो वन को आपने स्कैन किया, रो वन में देखा एक जीरो है, तो आपने उस जीरो को स्क्वायर में रखा, स्क्वायर बॉक्स में कर दिया और आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। याद रहे कि एक जीरो है तो ही करेंगे, दो जीरो है तो स्किप कर देंगे। क्लियर। अब वहीं पर देखेंगे आप दूसरा रो, तो दूसरी रो में आप देखेंगे दो जीरो हैं, उसके बाद 30 वाला लाइन तो कट गया है, तो यहाँ पे रो टू में जीरो और जीरो है, तो दो जीरो है, तो आप क्या करेंगे, इस स्टेप को स्किप कर देंगे। फिर आप कहाँ पे आ जाएंगे, रो थ्री में आ जाएंगे। रो थ्री में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक ज़ीरो है, तो एक ज़ीरो है, तो इसको क्या करेंगे, आप स्क्वायर बॉक्स में रख देंगे और प्लस वर्टिकल लाइन जो है आप ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। पहले रो में एक ज़ीरो था, आपने उस ज़ीरो को स्क्वायर बॉक्स में रखा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। दूसरे रो में दो ज़ीरो था, आपने कुछ नहीं किया। तीसरे रो में एक ज़ीरो था, आपने क्या किया, उसको स्क्वायर बॉक्स में रखा और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर। अब आपके पास क्या बचा है, सिर्फ एक कॉलम बचा है। अब रो स्कैनिंग तो कंप्लीट हो गई, अब कॉलम स्कैनिंग करनी है। तो कॉलम में आपके पास एक ही कॉलम तो है, ए कॉलम कट गया है, सी कॉलम कट गया है, सिर्फ बी कॉलम बचा है। तो बी कॉलम में आप देखो तो वहाँ पे क्या है, एक ज़ीरो है, तो एक ज़ीरो है, तो आप क्या करोगे, उसको स्क्वायर बॉक्स में रखोगे और आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ कर दोगे। क्लियर। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे। क्लियर। तो ये जो है आपका स्कैनिंग, रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ असाइंड ज़ीरो हैं वो नंबर ऑफ रो और कॉलम के इक्वल हैं, यानी कि आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन अचीव हो चुका है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ असाइंड जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम। पहले रो में एक जीरो असाइंड है, दूसरे रो में भी एक जीरो असाइंड है, तीसरे रो में भी एक जीरो असाइंड है। या फिर कॉलम वाइज देखें तो कॉलम ए में एक जीरो असाइंड है, कॉलम बी में एक जीरो असाइंड है, कॉलम सी में भी एक जीरो असाइंड है। यानी कि जो नंबर ऑफ असाइंड जीरो है वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ कॉलम फिर नंबर ऑफ रो में, यानी कि आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो ऑब्टेन्ड हो चुका है। क्लियर। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको असाइन करना होगा, आपको जो है असाइन करना था ना कि प्रोग्रामर को कौन सा प्रोग्राम असाइन किया जाए कि कम से कम कंप्यूटर टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम कंप्यूटर टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे कि जो प्रोग्राम वन को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामर सी को हम जो है असाइन करेंगे, जो कि 80 मिनट का टाइम लेगा। ये जो 80 मिनट है, ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था क्वेश्चन में दिया गया था, वहाँ से उस वैल्यू को लिखेंगे। यहाँ जो वैल्यू आई है ना, लाइन वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके, ये वैल्यू आप नहीं लिखेंगे। जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे आंसर में, वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया गया था उसको वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पे जो सी है, सी के नीचे जो जीरो है, इस जीरो की जगह क्या था, 80 था, तो वो 80 मिनट यहाँ पे लिखेंगे। तो जो प्रोग्राम वन होगा उसको हम प्रोग्रामर सी को असाइन करेंगे, वो 80 मिनट में डेवलप कर देगा, कंप्यूटर टाइम 80 मिनट में लेगा। वहीं पे जो प्रोग्राम टू है वो हम किसको असाइन करेंगे, प्रोग्रामर बी को, जहाँ पे वी की वैल्यू क्या थी, 90 थी। वहीं पे जो प्रोग्राम थ्री है वो हम प्रोग्रामर ए को असाइन करेंगे और वो कितना लेगा, 110 मिनट लेगा। तो इस तरीके से जो है आप क्या करते हो, असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो यूजिंग हंगेरियन मेथड। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने देखा कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है कि नहीं है, उसके बाद फिर आपने देखा कि बैलेंस है, फिर अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो ठीक है, अनबैलेंस्ड है तो उसको डमी रो डमी कॉलम करके बैलेंस बनाइए। फिर आपको जो है रो का मिनिमम वैल्यू उस रो से माइनस करना है, कॉलम इसी तरीके से कॉलम का मिनिमम वैल्यू हर कॉलम से माइनस करना है। उसके बाद फिर आपको जो है हर रो स्कैनिंग करनी है, कॉलम स्कैनिंग करनी है। रो में देखना है कि एक जीरो है तो असाइन उसको स्क्वायर बॉक्स में रखिए, वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। इसी तरीके से कॉलम करना है, कॉलम में देखना है कि कॉलम अगर एक जीरो है तो उसको स्क्वायर बॉक्स में रखिए और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। उसके बाद फिर आपको ये चेक करना है कि जो असाइंड हुए हैं ज़ीरो वो क्या नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम के इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन रीच हो चुका है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑब्टेंड हो चुका है। अगर नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम वो जो है इक्वल नहीं होते हैं असाइंड ज़ीरो के, तो इस केस में फिर आपको दोबारा से जो है फर्दर स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, दोबारा से रिवाइज रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल डेवलप करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।